नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। रविंद्र जी, महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है। एनडीए तो चलो उन्होंने सीट बंटवारा कर लिया है, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी में तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पटरी एक साथ आ ही नहीं रही लाइन पर। देखिए, ये एक लोकसभा के चुनाव के बाद में कांग्रेस के हौसले अपने एक बुलंदी पे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी थी, जिसको लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, देश के चुनाव के नतीजे आप एक जगह पे रखिए और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे एक जगह पे रखिए। जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से कांग्रेस को वोटिंग हुई, बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। इसलिए इस बार एक फेज में चुनाव हो रहा है। पिछले बार 5 फेज में चुनाव हुआ था और पहले 3 फेज महाविकास आघाड़ी ने क्लियर कट इस तरह से अपनी पैठ जमाई कि आगे जाके महायुति को, जैसे एनडीए को, झगड़ना पड़ा अस्तित्व के लिए महाराष्ट्र में। और जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए, उसको देखते हुए कांग्रेस अपनी बुलंदियों पर है। कांग्रेस को अब लग रहा है कि वही महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। और मुझे लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से अभी चुनावी गठबंधन ये बन रहा है, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पार्टी नंबर 1 की रहेगी। नंबर 2 पे जो पार्टी होगी, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी या फिर शरद पवार की एनसीपी होगी। इन दोनों में से अगर ये दोनों आगे पीछे रहे, तो सरकार किसकी बनेगी ये डिसीजिव होने वाला है। इसमें उद्धव ठाकरे का कद और अजित पवार का कद बिल्कुल छोटा है। इन दोनों को अभी फिलहाल कांग्रेस भी गिन नहीं रही है और बीजेपी भी गिन नहीं रही है। तो ऐसे में एक नया चुनावी एक हम कहें कि समीकरण और एक खिचड़ी पक चुकी है, जिसको अब उद्धव ठाकरे भी मार्जिनलाइज दिख रहे हैं और अजित पवार भी। अब ये छोटे जो गट है, इनका अपना एक न्यूसेंस है, क्योंकि न्यूसेंस पे चलने वाली पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इनका अपना एक न्यूसेंस है और वो अपनी न्यूसेंस को भुनाना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये मल्टी डायमेंशन, मल्टी ट्रैक बैकडोर डायलॉग्स ये ओपन हो रहे हैं। और जैसे जैसे अभी अभी पहली लिस्ट आई है, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट ओपन कर दी है, लेकिन बाकी पार्टियों ने अभी तक लिस्ट ओपन नहीं की है। ये भी फॉर्म फॉर्म बांटे बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि एक नया समीकरण बन रहा है और जो बैकडोर टॉक्स है वो शुरू हुए हैं। मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से शिवसेना और बीजेपी में, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, हम्म। उसमें और बीजेपी में एक अंदरूनी समझौता हो चुका है। कुछ सीटों पे अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा कि कुछ सीटों में जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलने वाला एकनाथ शिंदे गुट के वजह से, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स आपको उद्धव ठाकरे के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। कोंकण में तो आप लिख के लीजिए कि कोंकण में होने वाला है। तो इस तरह से ये जब तक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक ये नहीं हो सकता। और इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये अगर आपको लिटमस टेस्ट के तौर पे पता करना है, जानकारी लेनी है, तो जब कोंकण की लिस्ट आएगी, आप देखिए कि बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स आपको उद्धव ठाकरे के टिकट पे लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो नई खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में। आप जैसे कह रहे हैं ना कि कोंकण में ये देखने को मिल सकता है, ये नया एक्सपेरिमेंट। और ये जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, हालांकि कोई उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है कि संजय राउत ने अमित शाह से मुलाकात की है, देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। क्या सच में इनके बीच मुलाकातें हुई है और उसके बाद ये समझौता लगभग तय हो चुका है कोंकण के लिए कम से कम? देखिए, अब ये खबरें आती रहती है, अब इसकी कोई पुष्टि करता नहीं है। इसके पहले भी जितने भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुए महाराष्ट्र में, वहां पे आपको कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई दिखाई देगी। लेकिन अचानक से आपको अजित पवार शरद पवार से दूर जाते हुए दिखाई देंगे, एकनाथ शिंदे दूर जाते हुए दिखाई। तो ये अब फिजिकल मुलाकातों के की जरूरत भी नहीं रही है। अब बहुत सारे कम्युनिकेशंस के डोर चैनल्स ओपन है। लेकिन किसी भी पार्टी को हम देखें, जैसे शरद पवार एकनाथ शिंदे को मिले पिछले हफ्ते, तो कोई भी पार्टी किसी को अब अछूता नहीं मान रही है। हर गठबंधन एक दूसरों के साथ में बात कर रहा है कि यहाँ पर बीजेपी अलग है और कांग्रेस अलग है। कांग्रेस हालांकि अभी तक किसी के साथ में टॉक्स में नहीं है, वो अपनी एक रणनीति के तौर पे चल रही है। वो एकला चलो के सिचुएशन में भी रह सकते हैं अगर उनको लगा है कि गठबंधन में उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अब उनके हौसले थोड़े बुलंद है। तो बाकी पार्टियां आपस में बातें बिल्कुल कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सब इधर उधर जाएंगे। अभी भी सीट्स बाकी सारी डिक्लेयर होनी बाकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में बातचीत तो इसके पहले भी हुई है। इसके पहले भी कई बार खबरें आई हुई है। इसके पहले भी
हम देखें कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे जेल में जाएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो उद्धव ठाकरे के नाम पे जो 19 बंगलों का स्कैम बीजेपी ने निकाला, उन बंगलों के केस में उद्धव ठाकरे जेल में जाएंगे। उद्धव ठाकरे के इस बंगलों के प्लॉट में जो पार्टनर थे रविंद्र हुँ, वायकर, वो बहुत तो बढ़िया। एकनाथ शिंदे गुट के टिकट पर बीजेपी के गठबंधन में एमपी बन चुके हैं। हुँ, वो जो डायरेक्टली 7/12 जो लैंड रिकॉर्ड से डायरेक्टली लैंड रिकॉर्ड उद्धव ठाकरे और रविंद्र वायकर के नाम पे है। जो हुँ, स्कैमस्टर कहा गया, वो अब एनडीए गठबंधन के एमपी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे पूरे खेल में उद्धव ठाकरे को कोई आंच नहीं आई। सरकार बनने के बाद में जो सरकार बनने से पहले उन पे जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, समन्स निकल रहे थे, खबरें चल रही थी, मीडिया ट्रायल हो रहा, बीएमसी में कितना कुछ था कि बीएमसी में कितना घोटाला हुआ है। बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। तो ये ऐसे ही नहीं होता राजनीति में। तो ये खिचड़ी पकी है, बटी भी है और एक अंदरूनी समझौता भी है कि आप हमें हाथ मत लगाइए जब क्रूशियल सिचुएशन होगा, जब लार्जर अम्ब्रेला हिंदुत्व का अगर खोला जाएगा, तो उसमें उद्धव ठाकरे ने अपनी एक गुंजाइश बिल्कुल रखी हुई है कि कल जाके उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तारीफ भी की पिछले हुँ, हफ्ते। तो ये सारे बैकडोर चैनल्स खुल चुके हैं। अब तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे मुझे लगता है कि अब और भी उतार-चढ़ाव आएँगे। अब छोटी पार्टियाँ भी जो है मन से है, वंचित आघाड़ी है। तो ऐसे छोटे प्लेयर्स भी हैं, वोट कटवा पार्टी जिनको कहा जा रहा है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस भी लेकर आएँगी। वो भी अपना खेल खेलेंगे। तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस अब तैयार हो जी, चुके हैं और ये बैकडोर चैनल्स मेरे ख्याल से सबके खुले हैं। शरद पवार इवन एकनाथ शिंदे के साथ में बातचीत में हैं। उनसे बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियाँ, दोनों गठबंधन की छोटी पार्टियाँ जो है, वो हुँ। अपना अपना अस्तित्व तलाश रही है इसमें। पर रविंद्र जी, ये जो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच बातचीत हुई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों बीजेपी चाहती है कि उनके कैंडिडेट उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से मैदान में आएँ? क्यों? क्या बीजेपी को लगने लगा है कि एकनाथ शिंदे को अब वो ज़्यादा नहीं ढो पाएँगे? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से कमान सँभाली, जिस तरह हुँ, से उन्होंने ये पूरा खेल खेला, उन्होंने अपने शिवसेना पार्टी से तोड़ के विधायक लाए। उसके बाद ऐसा लगा था कि ये कमज़ोर खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन वो कमज़ोर खिलाड़ी नहीं रहे। उन्होंने अपना खेल खेला, ताकत से खेला और कोई बीजेपी का नेता अगर मुख्यमंत्री बनता, वो जिस ताकत से सरकार चलाता, उस ताकत से एकनाथ शिंदे ने ये सरकार चलाई है। तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी ऐसे नंबर 2 के नेता नहीं रहे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से अपना कद बड़ा कर लिया। उन्होंने कुछ कैम्पेन्स किए, उन्होंने मीडिया को इस तरह से हैंडल किया कि पूरे प्रभाव आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बिल्कुल उनका कद छोटा कर दिया। तो ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो पूर्ण बहुमत में नहीं आने वाली, जिस तरह का स्ट्राइक रेट पिछली बार बीजेपी का था, बीजेपी लगभग 120 सीटों पर एक 106 सीटों पे 105 सीटों पे आई। हाँ, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। 105 सीट जो पार्टी जीत सकती है अपने बलबूतों पे, उसको 40 एमएलएस की पार्टी पर डिपेंड होना पड़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डिफीटिंग मामला है। तो ऐसे में वो बीजेपी चाहती है कि शत प्रतिशत बीजेपी उनका अपना नारा है, तो उनके ज़्यादा लोग चुनकर आएँ। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे जिनका कद अब इस चुनाव में सच में पता चल जाएगा कि उनके पीछे कितने एमएलएस रहेंगे, कि सिंपैथी वेव उद्धव ठाकरे की कितनी रहेगी। तो ऐसे में उनको बीजेपी को एक नेचुरल अलायंस चाहिए, जो हमेशा के लिए उनके साथ में रहे। वो नेचुरल अलायंस अजित पवार नहीं हो सकते, क्योंकि अजित पवार बीजेपी के साथ में गठबंधन में आने के बाद भी सेकुलरिज्म की बातें करने लगे हैं। वो आरक्षण के मामलों पे एक अपनी अलग राय रखते हैं। वो बीजेपी के बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर रहे अपने खुद को। वो अभी भी भाषणों में बीजेपी की लाइन को काटते हुए नज़र आते हैं। जैसे विशालगढ़ यहाँ पर एक मामला हुआ था जहाँ पे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष का मामला आया था, वहाँ पे अजित पवार की अपनी एक अलग भूमिका थी। तो ऐसे में अजित पवार एक कोई नेचुरल अलायंस नहीं हो सकता, ये बीजेपी को समझ में आया है। फिर एकनाथ शिंदे पे डिपेंडेंसी बढ़ा के भी बीजेपी का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी एक लार्जर पार्टी है। बीजेपी को कल जाके अपने बलबूते पे सरकार बनानी है।
तो ऐसे में उनको हिंदुत्व के मामलों पर उद्धव ठाकरे बिल्कुल नेशनल अलायंस हमेशा लगते आए हैं। ये नाराजगी भी जो थी पिछले बार सरकार ना बनाने की, वो भी यही थी कि हिंदुत्व वाली पार्टी है, साथ में रहनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हम तोड़ के बना लेंगे, पर शिवसेना हमको चाहिए। तो शिवसेना बीजेपी को किसी भी हालत में चाहिए, वो शिंदे की हो या उद्धव ठाकरे की हो। और एकनाथ शिंदे से ज्यादा उनको उद्धव ठाकरे ज्यादा ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब सीएम नहीं बनना है। उद्धव ठाकरे, उनकी मंशा तो बिल्कुल है, लेकिन उनकी सीट जितनी है उसको देखते हुए अब उनको सीएम बनने की कोई वैसी वैसी अभी तीव्र इच्छा नहीं है कि जिसके लिए वो सरकार गिरा दे या कुछ करे। अब उनको अपना अस्तित्व खेलना है, उनको अपना सिग्निफिकेंट रखना है महाराष्ट्र के उनको तो राजनीति में। बीएमसी चाहिए ना, उनको तो वैसे भी बीएमसी चाहिए है। उद्धव ठाकरे को तो बीएमसी पर राज करना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि उनको प्रदेश का सीएम बनना होगा। लेकिन एक चीज और है रविंद्र जी, अब अगर हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो वहां पर तो एड़ी चोटी का जोर लगाया उद्धव ठाकरे ने कि कांग्रेस आला कमान मान जाए और उनके नाम पर मोहर लगा दे और उनकी अगुवाई में ही एमवीए चुनाव लड़े। तो सीएम तो बनना चाहते हैं वो, वहां तो महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। नहीं, वहां पर ये मामला है कि नंबर वन पार्टी कांग्रेस बनेगी, हम्म। फिर नंबर टू पार्टी बनेगी एनसीपी, ये तय है। अब नंबर तीन पार्टी पे शिवसेना रहेगी। तो शिवसेना का अपना अस्तित्व, जो पिछले सरकार में मुख्यमंत्री थे और इस बार उनको अपनी सीटों के लिए झगड़ा करना पड़ रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि शिवसेना की सिंपैथी रिसीड हो चुकी है, अब शिवसेना की सिंपैथी नीचे आ चुकी है। ऐसे में शिवसेना को हम ज्यादा सीटें अगर दे अलग अलग जगहों पे, खास करके विदर्भ में, मामला विदर्भ का फंसा हुआ है। विदर्भ की 60 सीटों में किसी भी हालत में कांग्रेस 30 से 40 के आसपास रहेगी। और ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि अगर हम विनिंग मेजोरिटी केवल एक रीजन में से ला सकते हैं, तो ये रीजन हमारे लिए छोड़ा जाए। क्योंकि एमएमआर रीजन जो है, कोंकण और मुंबई, जहां पर 60 सीटें हैं, वहां पर आप हैं, वहां पर हम लोग ज्यादा झगड़ा नहीं करते। मुंबई में जो पॉकेट्स है कांग्रेस के, उसको छोड़ के कांग्रेस कोई झगड़ा नहीं करती। तो उनका कहना है कि उसमें आप लड़िए। और शरद पवार की पार्टी का पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में उनकी अपनी पैठ है, तो आप वहां पर लड़ेंगे। तो हम अपने अपने एरियाज को डिमांड करें, और हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसलिए हम कहीं पर भी लड़े और कहीं पर भी हम लोग अपनी सीटें मांगे और दूसरों की सीटें खींच के ले। उससे अच्छा आप अपनी ताकत जहां पर है वहां पर लगाइए। तो ये सीधा मामला कांग्रेस का है। कांग्रेस का ये कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा आलाकमान दिल्ली में है, और आलाकमान जो हमको कह रहा है, आलाकमान ने हमको जो बात कही है, हम वही करेंगे। तो ऐसे में ये संघर्ष है। ये संघर्ष वो ज्यादा सीटों का नहीं है, विदर्भ में 5 सीटों का है, और कोंकण मुंबई में कांग्रेस को अपना अस्तित्व रखने के लिए जो 4-5 सीटें चाहिए होंगी, इतने का है। वो इतना बड़ा नहीं है जितना आज मीडिया में आ रहा है, ये उससे बहुत छोटा है। ये एक्चुअली समझौते से खत्म होगा। रही बात मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री पद के लिए तो शरद पवार ने अपने नेता जयंत पाटिल का भी नाम बोल दिया है कि जयंत पाटिल भी राज्य को संभाल सकते हैं, उनमें वो गुण है। कांग्रेस अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है। तो हर पार्टी ये दिखा रही है कि हमारे पास में सीएम का कैंडिडेट है, तो हमको ज्यादा सीटें दे। क्योंकि ये राजनीतिक सूझबूझ वाली बात है कि अगर पहले दिन से हम डिफिटेड मेंटालिटी से बैठ जाए नेगोशिएशंस में, तो आपको सीटें भी ना मिले। तो वही मामला है। मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना उस पोजीशन पर खुद को मानती है कि हम सीएम अपना खुद बनाएंगे, जो पिछली बार बोल रहे थे। पिछले बार कह रही थी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार वो मसला है नहीं। तो लेकिन पिछली बार आप देखिए, या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर एकनाथ शिंदे की, 5 साल तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहा। तो उनका वैसे कहना तो सही हो गया। इस बार मुझे नहीं लगता है कि वो इतना खींचेंगे कि टूट जाए। इस बार अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बहुत सारे लेयर्स पे होगी। अभी बहुत सारे लेयर्स पे बाकी भी है। ऑप्शंस खुले रहेंगे, तो शायद पोस्ट पोल, क्योंकि पोस्ट पोल मैं कह रहा हूँ, आप भी इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये मामला केवल चुनाव का नहीं है, ये चुनाव के बाद शुरू होने वाला मामला है। 23 तारीख को चुनाव खत्म हो गए, 26 तक सरकार बननी है। 3 दिन की विंडो है। 3 दिन की विंडो में जिसको ज्यादा सीटें मिली है, जिसका गठबंधन अच्छी पोजीशन में है, उसको तय करना है हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे किसको कितने मंत्री मिलेंगे, सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। अगर वो नहीं तय कर पाते तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और इन केस ऑफ राष्ट्रपति शासन, किसी भी हालत में महायुति एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटेगा जब तक कोई बीजेपी का सीएम नहीं बैठेगा। तो ये सीधा मामला, ये 3 दिन का खेल है, जो एक्चुअली 23 से शुरू होगा। 23 से शुरू होगा। तो तब सब लोग
मार्केट में होंगे और सब हुँ। लोग बिकने के लिए तैयार होंगे, सब पत्ते पर ओपन एक होंगे। चीज़ पर एक चीज़ आपको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी अंदर खाने अब रिग्रेट करती है कि उन्होंने क्यों 40 विधायकों के साथ आए एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी दी? उसी वक़्त उनको सीएम की कुर्सी देवेंद्र को देनी चाहिए थी? नहीं, ये बात तो बीजेपी के कई नेताओं ने भी कही। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कही है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन हुँ, बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी और उनको कोई ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी कि कल जाके वो 105 एमएलएज़ लेके बैठे हैं और 40 एमएलएज़ वाली पार्टी उनको ब्लैकमेल कर रही है। तो 40 हुँ, एमएलए वाली पार्टी को उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद दिया और इन्होंने अपना सेकेंडरी स्टैंड ले लिया, उसके बाद आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में गिने-चुने दिन गए, जो पार्टी कैंपेन करते कि उद्धव ठाकरे मंत्रालय में कभी नहीं गए, उस पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में बहुत गिने-चुने वक़्त पे गए हुए, केवल कैबिनेट मीटिंग के लिए गए होंगे, वो अपने चैम्बर में बहुत समय तक बैठे भी नहीं। तो उन्होंने अपनी सेकेंडरी पोज़ीशन को उसी तरह से ट्रीट किया है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया है जैसे। उनका जैसे बीजेपी का बाहरी समर्थन था इस पूरे गवर्नमेंट को, इसी सिचुएशन में ये पूरा कार्यकाल गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब ये सिचुएशंस को रिपीट नहीं करेगी। बीजेपी को अगले चुनाव में किसी भी हालत में अपना मुख्यमंत्री बिठाना है और किसी भी सिचुएशन में। इस कॉम्प्रोमाइज़ को बीजेपी के कई नेताओं ने नाराज़गी खुले तौर पे जताई है कि जो भी गठबंधन किया या फिर जो भी एडजस्टमेंट किया, ये बिल्कुल हुँ। सही नहीं था। अजित पवार को लाना या एकनाथ शिंदे को लाना, ये दोनों भी फैसले बीजेपी के कई नेताओं को गलत लगते हैं, लेकिन हाईकमान कुछ अलग सोचता है। हाईकमान बिल्कुल। सोचता है कि एक स्टेट में हमारा झंडा लहरा है, एक स्टेट में हमारी सरकार है और उस स्टेट में जो आपके फाइनेंशियल कैपिटल है, सारे मूवमेंट्स आपकी वहाँ से हो रही है और महाराष्ट्र कौन छोड़ेगा? तो महाराष्ट्र में अगर सरकार बन रही है, तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में बने, तो ये पार्टी हाईकमान का कहना था। मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस को भी बिना पूछे किया हुआ फैसला था। इस पूरे फैसले में उनका कोई रोल नहीं था। नहीं तो वो होने ही नहीं देते किसी और को मुख्यमंत्री, वो खुद ही मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे थे। पर रविंद्र जी, ये जिस तरह से अजीत पवार की एंट्री हुई, ज़रूरत भी नहीं थी उस सरकार में अजीत पवार को लेने की, लेकिन चलिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनको लाया गया, रातों-रात उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, वित्त मंत्रालय भी उनसे लेकर इनको थमा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस से लेकर ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो फ़ायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के चलते देख रही थी, ऑपरेशन बारामती कब से चल रहा था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर उनका आना तो बीजेपी के लिए मतलब निरर्थक ही रहा। देखिए एक ईगो वाली बात मुझे दिखाई देती है क्योंकि मैं थोड़ा-सा बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। हुँ, इसमें शरद पवार अब अपने आखिरी ढलान पर हैं। उनके बाद में एनसीपी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सुप्रिया सुले के पास एनसीपी जाएगी या अजित पवार के पास जाएगी, इसका एक लिटमस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था, वो हो चुका। उसके हुँ, बाद में एकनाथ शिंदे बतौर मराठा नेता खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे। उन्होंने जरांगे पाटिल जो महाराष्ट्र के अभी लोकसभा में आपने देखा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया उन्होंने, बड़ा डेंट दिया बीजेपी के हुँ, वोट बैंक को। तो जरांगे पाटिल जैसे फैक्टर्स को एकनाथ शिंदे ने बहुत ये कि बहुत चालाकी से उन्होंने मैनेज किया। फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे मराठा नेता के तौर पे उभर रहे थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे के कद को अगर काटना है, कम करना है, तो आपको कोई और आदमी चाहिए था जो अजित पवार के रूप में उन्होंने लाया, जो मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार के भतीजे हैं और उनके हुँ, अपनी एक मराठा वोट बैंक है। लेकिन हालाँकि उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस लोकसभा में नहीं हुआ क्योंकि वो अपने परसेप्शन से लड़ते हुए इस चुनाव में सामने जा रहे थे और उनकी सीधी लड़ाई अपने परिवार में थी। एकनाथ शिंदे की सीधी लड़ाई अपने परिवार में नहीं थी, तो वो उद्धव ठाकरे से झगड़ा कर सकते थे। लेकिन अजित पवार ने चूँकि अपनी पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारा तो उनके लिए घर की लड़ाई हो गई और वो पूरे हुँ, घर में आके बैठे। तो अजित पवार का वैसे इम्पैक्ट, वैसा फ़ायदा बीजेपी को नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसको लॉन्ग टर्म पे देखा हुआ है कि मराठा वोट बैंक जो कंसोलिडेट हो रही थी शरद पवार के साथ में, उसको अजित पवार के रूप में डेंट लग गया। एकनाथ शिंदे के रूप में शिवसेना की वोट बैंक को डेंट लग गया। तो बीजेपी चाहती है कि ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, वो एक-एक करके सारी खत्म हो जाए और अल्टीमेटली सारी पावर या तो कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास जाएगी। बीजेपी चूँकि सत्ता में रहने वाली पार्टी है, तो बीजेपी के पास में ये फ्लो ज़रूर आएगा, नेचुरली आएगा और कांग्रेस में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इसको मैग्नेट के तौर पे अट्रैक्ट करे। लेकिन सरप्राइजिंगली कांग्रेस अचानक से रिवाइव हो गई बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी कारण के महाराष्ट्र में।
तो ये कांग्रेस की अपनी है कि कांग्रेस को कहते हैं कि ये कांग्रेस ग्रास होती थी पहले, कि जहाँ पर भी उगती रहती है, तो वैसे ही हुआ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ग्रास है, तो वो चुनाव में उग गई। अभी इस विधानसभा में उनको पूरी आशा है कि वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो पर जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी की रणनीति यही है कि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां टूट के ये सारी पावर अपने आप ट्रांसफर हो जाए बीजेपी के पास में। उसके बाद देखा जाएगा, सीधी सीधी लड़ाई होगी कांग्रेस और बीजेपी की, जिसमें बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो राज्य में भी जी, आ ही जाएगी। पर रविंद्र जी, उद्धव ठाकरे जिस तरह से अगर बीजेपी के साथ अंदर खाने डील कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे को भी सब पता होगा। इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इस वक्त। भले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होगी, क्योंकि ये खबरें भी आई थी अंदर खाने की, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की बहस भी हुई थी अमित शाह के साथ सीटों के लिए। वो भी चाह रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटें उनको मिले। जी बिल्कुल। देखिए, ये विवाद कोई नया नहीं है। हम पिछली लोकसभा में देखेंगे कि बीजेपी ने कहा कि हमारा सर्वे कह रहा है कि आपकी कुछ सीटें गिरने वाली है, और उनको उन्होंने कैंडिडेट्स रिप्लेस करा दिए। वाशिम का कैंडिडेट्स रिप्लेस करा दिया, उन्होंने नांदेड़ का कैंडिडेट रिप्लेस करा दिया, और हुआ ऐसे कि दोनों कैंडिडेट्स जो गिर गए, दोनों सीटें हार गए। अब उनको बाद में एकनाथ शिंदे को मैनेज करना पड़ा, हेमंत पाटिल को और भावना गवली को। तो बीजेपी का जो सर्वे था, तो बीजेपी के सर्वे के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आपका सर्वे अगर इतना परफेक्ट था, हमने कैंडिडेट बदला, फिर कैंडिडेट क्यों नहीं चुनाव जीते? तो आपका सर्वे उतना प्रूफ नहीं था, आपने हमारे कैंडिडेट्स बदलवा दिए कई जगहों पे, जो कि हमने कहा था कि हमारे साथ में आया हुआ कोई आदमी गिरेगा नहीं, इसको हम लोग टिकट नहीं काटेंगे। आप गिने चुने 2 साल पहले कोई पार्टी तोड़कर आए और आपके टिकट काटे जा रहे हैं, जो कि उस पार्टी में रहते तो उनको तो टिकट कंफर्म थी। तो ऐसे में उनकी लड़ाई टकराव बीजेपी के सर्वे को लेकर बिल्कुल थी। इस बार विधानसभा में हर कोई अपने अपने सर्वे पे काम कर रहा है। आप लोगों ने कहा है कि हमारी कितनी सीटें जीतने वाली है, उस पे हम कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। ये बीजेपी ना बताए कि ये हमारे सर्वे में आ रहा है तो इसको टिकट दे और इसको ना दे। आप आपका देखिए, हम अपना देख लेंगे। तो ये टकराव की स्थिति तो लोकसभा में तैयार हुई थी। और इसी के बाद में आप देखिए ना कि कई बार खेती करने निकल गए हेलीकॉप्टर लेके मुख्यमंत्री, अनरीचेबल रहे। तो ये जब जब अनरीचेबल रहे या फिर खेती करने गए, आप समझ लीजिए कि कहीं ना कुछ कुछ विवाद हुआ है। तो ऐसे में ये विवाद कुछ नया नहीं है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में। लेकिन हालांकि एकनाथ शिंदे ने बहुत एक पैरेलल ट्रैक अपना चैनल ओपन करके रखा हुआ है हाई कमान के साथ सीधे बात करने के लिए, माइनस देवेंद्र फडणवीस। उनको अब देवेंद्र फडणवीस की जरूरत नहीं है बात करने के लिए। वो एकनाथ शिंदे अमित शाह से डायरेक्टली बात कर लेते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नरेंद्र मोदी से भी बात कर लेते। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को यहाँ से माइनस कर दिया है। तो इसके वजह से भी टकराव ज्यादा है। और बीजेपी चाह रही है अभी कि हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा था पिछली बार, इस बार तो हम लोग ढंग से लड़े। हम लोग 144 मार्क है, 144 मार्क के थोड़ा सा आगे जाके चुनाव लड़े। हम लोग कम से कम 50, 160 सीटों पर भी लड़े, तो भी अपने बलबूते पे एक सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। पिछली बार उतनी आपको सीटें लड़े ही नहीं थे, उतनी लड़े ही नहीं थे तो उतनी आई नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये टकराव की स्थिति बिल्कुल है। लेकिन हम एक दूसरों को कैसे क्या। उद्धव ठाकरे आपको लगता है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहेंगे या वहां से, क्योंकि जो अल्टीमेटम उन्होंने 24 घंटे का दिया था उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई गठबंधन टूटेगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में हर कोई ब्लैकमेलिंग करेगा अपने अपने गठबंधन के साथ में ज्यादा सीटें खींचने के लिए, या फिर अपने एग्जिस्टिंग एमएलए को मेंटेन करने के लिए। गठबंधन टूटने की सिचुएशन 23 के बाद होगी। उसके बाद हर किसी के पत्ते अपने अपने ओपन होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि हर कोई जैसे प्री पोल अलायंस में था वैसे पोस्ट पोल सिनारियो वैसे ही रहेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पोस्ट पोल में ऐसे के ऐसे गठबंधन रहेंगे। पोस्ट पोल जैसे चुनाव होता है, जैसे नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद कुछ और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति सीधी सीधे नहीं होगी। बाइनरी में चुनाव नहीं होने वाला इस बार महाराष्ट्र में। इस बार बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे। आप देखिए ना, ये पहला चुनाव ऐसा होगा कि जहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे ऑफिशियल पार्टी के। आप बीजेपी का कैंडिडेट होगा, फिर बाद में शिवसेना का कैंडिडेट होगा, उद्धव ठाकरे गुट का, फिर शरद पवार गुट का होगा, फिर मनसे का होगा, फिर इस तरह से आप देखिए वंचित का होगा। तो वहां पर भी एकनाथ शिंदे दो शिवसेना होगी, दो एनसीपी होगी। तो ऐसी नॉर्मल रेंज में जो 4 पार्टियां यहाँ पे महाराष्ट्र में थी, अब वो 6-8 हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स, फाइनेंशियली, मस्कुलर पावर, सबसे पावरफुल कैंडिडेट्स इस बार चुनावों के मैदान में होंगे। और हर जगह पे विनिंग कॉम्बिनेशंस
500, 1000, 2000 की है, और वहाँ पे जिन माइक्रो माइनॉरिटीज जो कास्ट है, उनके अपने कैंडिडेट्स होंगे जो 500, 1000 वोट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हरियाणा में जो सिचुएशन हुई, वो सिचुएशन महाराष्ट्र में होगी, और यहाँ पे 500, 1000 के गैप से बहुत सारी सीटें गिरेंगी या फिर आएंगी। तो इसमें किसका नंबर जाएगा, ये हम आज नहीं बता सकते। वो जैसे फाइनल लिस्ट आएंगी, एक बार हम फिर वापस चर्चा करेंगे आपसे कि कौन सी बस ये सीट। बस ये समझा दीजिए कि अगर जरूरत पड़ती है 23 नवंबर के बाद बीजेपी को, तो उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं, इसके आसार बन गए हैं, और तब उनको देवेंद्र फडणवीस से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक ही नाम है। हम्म 23 तारीख के बाद में शायद महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ और नाम भी बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं, जो सर्वसहमति से हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार बनानी है। तो इसलिए पिछली बार देवेंद्र फडणवीस एक नाम था, फिर भी देवेंद्र फडणवीस नहीं बने, एकनाथ शिंदे बने। तो हम्म। बीजेपी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है कि उनको देवेंद्र फडणवीस ही चाहिए। इस पे कोई मुझे नहीं लगता है कि वो फर्म है। वो लेकिन सरकार बीजेपी से चाहती है, होना चाहिए सीएम। बीजेपी का सीएम बनेगा, सीएम तो बीजेपी का बनेगा, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस ही हो, कि मुझे नहीं लगता कि इस ये ऐसी बीजेपी की अपनी भी खुद मांग है। तो इस मांग पे तो कॉम्प्रोमाइज किसी भी पार्टी से हो सकता है, वो तो शरद पवार के साथ भी हो सकता है। कल जाके शरद पवार तो ऐसे भी इसके पहले अजित पवार के थ्रू बीजेपी के साथ में टॉक्स में थे ही। हम्म तो अजित पवार ने डायरेक्टली पैरेलल एक टॉक अपना ओपन कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन इसके पहले शरद पवार भी टॉक्स में थे, उनको देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहिए। तो माइनस देवेंद्र फडणवीस, तो महाराष्ट्र में कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आज की घड़ी में। और उसके बाद में उद्धव ठाकरे और बीजेपी के कई नेताओं के अपने अलग व्यक्तिगत संबंध भी है, वो नरेंद्र मोदी से भी है। सामना में क्या लिखा जाता है ये अलग बात है, लेकिन हम्म नरेंद्र मोदी से अपने व्यक्तिगत संबंध भी उनके हैं, और उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। देखिए, अमित शाह से उनके अपने विवाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ में इतने विवाद नहीं किए, या नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे, इवन बाला साहब ठाकरे के बारे में उन्होंने अच्छी बात की पिछले लोकसभा चुनाव में। तो मुझे उद्धव ठाकरे और बीजेपी के कॉम्बिनेशन पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई और कोई खटास हो जाए। कल जाके जरूरत पड़ी तो बीजेपी के लिए नेचुरल अलायंस उद्धव ठाकरे है। एकनाथ शिंदे को भी मना सकते हैं, मनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे को अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी साथ में बिठा के और देखिए ये एक बात हम सारे लोग भूल रहे हैं कि इस विधानसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में डिफेक्शन वाली केस भी खत्म हो जाएगी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी साख रखनी है कि हमने जस्टिस किया है। कल जाके समझो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने जस्टिस में कह दिया कि ये डिफेक्शन था और ये दो इलीगल था, तो कल जाके दोनों पार्टियों का भवितव्य भी वैसे भी अंधेरे में है। इनको भी वापस अपने घर जाना है, या फिर मैनेजमेंट करना है, या फिर सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग अलग टूल भी है कि जो सारे लोगों के सर पे एक तलवार की तरह लटक रहा है, और उसकी आंख की पट्टी भी खुल चुकी है अभी। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट की भी एक गुंजाइश रखनी चाहिए हमको एनालिसिस करते वक्त, कि वो भी एक जजमेंट है जो हर पार्टी को अपनी तरफ से अपने ताल पे नचाएगा। तो ये बिल्कुल भी 1+1 2 की सिचुएशन नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी इक्वेशंस हैं। और पर रविंद्र जी, आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी भरोसे लायक नहीं है। किसी भी पार्टी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसके साथ अभी दिख रही है तो कल उसके साथ रहेगी, चुनाव के बाद उसके साथ रहेगी या नहीं, क्योंकि बैकडोर इतनी सारी बातचीतें आपस में हो रही हैं कि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ही रहेंगे, उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में ही रहेंगे, या शरद पवार भी वहां रहेंगे या नहीं। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कहा जा सकता है कि वो आमने सामने है, लेकिन बाकी सब तो कभी भी पाला बदल लेंगे सत्ता के लिए। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो गया हो सकता है वो घर वापसी की तरफ आना चाहते हो, इसीलिए बैकडोर उनकी बातचीत हो रही है। और सही है कि हो सकता है चुनाव के बाद क्या समीकरण बने, क्या पता नेचुरल अलायंस रहे हैं बीजेपी के तो उद्धव ठाकरे की वापसी हो जाए। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसके बारे में जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।